बच्चों, क्लासरूम से करियर तक की इस वीडियो में आप सभी का वापस से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने अपने करियर के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया होगा। क्योंकि आप सभी अभी क्लास 10th में है और क्लास 11th आपकी ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा कि आपको आर्ट्स, साइंस, मैथ्स क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और वो सब किस पे डिपेंड करता है? वो सब डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। तो वो आपको अभी से क्लियर होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अलग-अलग स्ट्रीम्स के बारे में पता हो, अलग-अलग करियर्स के बारे में पता हो। तो चलिए, आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। पहेली आपके सामने है। हम सफेद कोट पहनते हैं और आपको बेहतर महसूस कराने में मदद करते हैं। आपके दिल की धड़कनें सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। यदि आपको बुखार या खांसी हो जो ठीक नहीं हो रही है, तो हमसे मिलने आ जाओ, हम कौन है? उत्तर आप सभी को पता चल गया होगा। जी हाँ, डॉक्टर्स। क्योंकि जब भी आप ठीक महसूस नहीं करते हैं या बुखार हो, खांसी हो, तो सबसे पहले आपके मन में किसका नाम आता है? डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स हमारी सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे समाज को स्वस्थ बनाने में, हमारी जिंदगियों को सुधारने में डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बचपन से ही मुझे लगता है काफी सारे बच्चों ने बाकी किसी प्रोफेशन के बारे में सोचा हो या ना सोचा हो, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका बचपन से सपना होगा डॉक्टर बनने का, समाज को सुधारने का, समाज को स्वस्थ बनाने का, है ना? तो कुछ दिलचस्प चीजें हैं जो डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? हमारी जिंदगियों को बचाना, बीमारियों से बचाना और उनका समाधान भी देना, आपातकालीन देखभाल करना। मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले आप किसके पास लेकर जाएंगे? उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, है ना? इमरजेंसी वाली सिचुएशन में कौन हमारी हेल्प करता है? डॉक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं। सर्जरी और शारीरिक उपचार, सर्जरीज का काम कौन करते हैं? वो भी डॉक्टर करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाना, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह मेडिकल कैंप्स लगते हैं और जागरूकता फैलाना। बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज आपके लिए हेल्दी है, किन चीजों से आपको बचना चाहिए, ये सभी जागरूकता कौन फैलाते हैं? ये भी डॉक्टर्स ही करते हैं। तो डॉक्टर हमारी जिंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर, जिनका सपना होगा डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर बने कैसे, है ना? डॉक्टर बनने के लिए आपको आवश्यक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? तो आपके पास 11th में, अब जब आप 11th में चले जाएंगे, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या सब्जेक्ट चुनने चाहिए? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी हैं। इनके बिना आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो जब अगर आपने डॉक्टर बनना है 11th क्लास में, आपने कौन सी स्ट्रीम चुननी है बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपने चुनने हैं 12th क्लास में। और उसमें आपके मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए, है ना? 50 से 60% मार्क्स आपके आने ही चाहिए, बोर्ड रिजल्ट जो आपका आएगा। अब उसके बाद जब आपने 12th पास कर ली, आपका आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा क्लियर करनी होती है, जिसे नीट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इनका नाम सुना होगा, इस टेस्ट का नाम सुना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना? आपको ये प्रवेश परीक्षा देनी होती है। उसके बाद आपको डिग्रीज कौन-कौन सी, आप किस-किस फील्ड में जा सकते हैं? आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, आप बीएएमएस डॉक्टर बन सकते हैं, आप बीएचएमएस डॉक्टर बन सकते हैं, बीडीएस बन सकते हैं। आयुर्वेदा वाले डॉक्टर हो गए, होम्योपैथी वाले डॉक्टर हो गए, है ना? और इन सभी की में आपका समय कितना जाएगा? 5.5 साल का आपका इसमें समय जाएगा। अभी हम आगे डिटेल में पूरा समझेंगे कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। उसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है, भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। उसमें आप सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर उसके ये अपना पूरी पढ़ाई करने के बाद आप सरकारी अस्पताल में भी लग सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लग सकते हैं, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो इतना मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि आपको डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी क्या है। चलिए, तो नीट एग्ज़ाम के बारे में मैंने भी आपको बताया। नीट एग्ज़ाम में आपके पास अब 4 चीज़ें आ जाती हैं, फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री। अब बॉटनी और ज़ूलॉजी क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा जब आप 11th क्लास में जाएँगे। जैसे जैसे आप छोटी क्लास में थे तो बस आप साइंस पढ़ते थे, है ना? अब आप 11th-12th में अब आप 9th-10th में हैं तो आपको पता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये साइंस की 3 ब्रांच हो गई। अब उसी तरह बायोलॉजी की भी 2 आगे ब्रांच है, बॉटनी और ज़ूलॉजी, वो आप आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने
कितने-कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम कितना होता है, कितने प्रश्न होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, आप वीडियो को रोककर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब मेडिकल कॉलेज सबसे टॉप के जो कॉलेज होते हैं, वो होते हैं एम्स। एम्स हॉस्पिटल का नाम भी आप सबने सुना होगा। उसके बाद टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। सभी में एमबीबीएस कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। सभी की फीस अलग-अलग हो सकती है। जैसे प्राइवेट में आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 30 लाख से 60 लाख। जनरल ओबीसी, एससी, एसटी सबकी फीस यहाँ पर दी गई है। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बाकी की कॉलेजेस की लिस्ट भी दी गई है। एम्स कितने हैं टोटल इंडिया में 20 जगह पर है, जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। उसके बाद और भी यहाँ पर पुणे, चंडीगढ़, बैंगलोर, पौंडीचेरी, लखनऊ, वाराणसी, ये कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, जहाँ पर आप अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, वो मैं एंड में आपको बताऊँगी कि आप कैसे ढूँढ सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है, जब भी आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे या किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, आपने कुछ इस तरह की नेम प्लेट देखी होगी जहाँ पे डॉक्टर का नाम लिखा है और नीचे कुछ इस तरह से एमबीबीएस, एमएस या जो भी उनकी डिग्री दी गई है, उसको इस तरह से दिखाया गया होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि यहाँ पर जो ये टर्म्स लिखी हुई हैं, इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले एमबीबीएस के 4th ईयर में आपकी इंटर्नशिप होगी, वो कॉलेज या राज्य के अनुसार होगी, जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं 25 से 30,000। फिर आपके लिए ग्रामीण सेवा होती है, जो कहीं पे कंपल्सरी होती है, कहीं पे ज़रूरी नहीं होती। जिला अस्पताल में हो सकती है, तो आपको 45,000 के आसपास मिलेंगे, गाँव में 65,000 के आसपास। फिर एमडी की तैयारी 1 वर्ष की और एमडी जब आप करेंगे 3 साल का, तो टोटल 4 साल का हो जाएगा। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है, कोई बच्चा एमबीबीएस तक चाहता है, तो वो एमबीबीएस तक पढ़ाई कर सकता है। पर अगर उसको आगे किसी चीज़ में और स्पेशलाइज़ेशन करनी है ना? किसी चीज़ के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है, किसी चीज़ का विशेषज्ञ बनना है, तो फिर वो एमडी करेंगे, है ना? आपने डॉक्टर के नाम के आगे पढ़ा तो होगा एमबीबीएस, एमडी मैंने भी आपको पीछे भी स्लाइड दिखाई है। डॉक्टर के नाम के आगे और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों में विशेषज्ञता हासिल की होती है। तो अब इसमें मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो वो क्या करेगा, वो हृदय के डॉक्टर के पास जाएगा, दिल के डॉक्टर के पास जाएगा, जिस व्यक्ति ने हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में क्या करी हो, विशेषज्ञता हासिल करी हो, तो वो कब होगी? एमबीबीएस के बाद होगी। तो 1 साल की तैयारी, 3 साल का आपका एमडी हो जाएगा। उसके बाद आप सीनियर रेज़िडेंट डॉक्टर बन जाएँगे एमडी के बाद, जो जिसमें आपकी सैलरी 70 से 80,000 रहेगी और उसके बाद आपकी प्रॉपर जॉब होगी। आपकी स्पेशलाइज़ेशन पर निर्भर करता है, बट कम से कम 1 लाख रुपए तो सैलरी होती है ना? चलिए बच्चों, अब मिलते हैं कुछ डॉक्टर से। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है डॉक्टर नरेश त्रेहान का, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मेदांता कार्डियक सर्जरी के। मेदांता हॉस्पिटल्स का नाम आप सभी ने सुना हुआ होगा। अब खास बात देखो, क्या इन्होंने 48,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज़ करी हैं, 48,000 से ज़्यादा, है ना? इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, डॉक्टर नरेश त्रेहान जी को पद्म भूषण मिला है और पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इनके काम के लिए। दूसरा नाम यहाँ पर हमारे पास है डॉक्टर सुशीला कटारिया जी का, जो सीनियर डायरेक्टर है इंटरनल मेडिसिन के। अब उन्होंने क्या किया था, कोविड-19 के जो शुरू के कोविड-19 कोविड सबको याद होगा, कोविड-19 के जो शुरू के ही जब हमारे पास केसेज़ आने स्टार्ट हुए थे, उनके इलाज में, उनकी रिसर्च में डॉक्टर सुशीला कटारिया जी का एक बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो आप सभी अपने आसपास डॉक्टर्स को देखते होंगे और आपकी फैमिली में भी शायद डॉक्टर्स होंगे, आपके आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे। तो आप सभी बच्चे सोचिए कि आप कितने डॉक्टर्स को जानते हैं अपने आसपास। कोशिश करिए पता करने की कि उनके पास कौन-सी डिग्रीज़ हैं, वो आयुर्वेदा वाले डॉक्टर्स हैं, वो होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं या एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स हैं। उसके बाद उन्होंने कोई पढ़ाई की है या नहीं की है, किसी चीज़ में विशेषज्ञता हासिल की है या नहीं की है। तो आप अपने आसपास बहुत सारे डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं, उनका अनुभव जान सकते हैं, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो। चलिए, आप सभी बच्चे हॉस्पिटल गए होंगे, हॉस्पिटल देखा होगा या अपने आसपास आपके मन में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग होते हैं ना?
वो कौन हो सकते हैं, है ना? अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आप लोगों की सहायता तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप उन लोगों के बारे में जानने के लिए भी इच्छुक होंगे। तो चलिए और फ़ील्ड्स के बारे में जानते हैं, जो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, आप लोग सोचना और आंसर देना। अंकिता को पिछले 2 दिनों से बहुत तेज़ बुखार है और कमज़ोरी महसूस हो रही है। वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसकी जाँच करते हैं और कहते हैं कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा और कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से आपको दी जाएगी। अब कुछ सवाल आप मेरे पास यहाँ है, अंकिता को ब्लड टेस्ट के लिए कौन मदद करेगा? इंजेक्शन लगवाने में अंकिता की मदद कौन करेगा? और अगर अंकिता को दवाइयाँ लेने में परेशानी हो रही है, तो वो किसकी मदद ले सकती है? वीडियो को रोकिए और सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आप सभी पहचान गए होंगे, नर्स की मदद लेगी वो यहाँ पर, उसकी मदद कौन करेंगे? नर्स करेंगे। तो कुछ आकर्षक चीज़ें हैं जो नर्स करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, तापमान और पल्स रेट मापना, ये सारे काम डॉक्टर के पास जाने से पहले भी वो माप लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। इंजेक्शन लगाना, ड्रिप सेट करना, जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर की हेल्प कौन करता है? नर्सेज़ करते हैं। मरीज़ की देखभाल करना, उनके आराम का ध्यान रखना, जैसा डॉक्टर बोलते हैं उसके अनुसार ही अ, मन जो मरीज होता है उसकी स्थिति पर नजर रखना और इमरजेंसी जब हो जाती है, जब मान लो किसी को अचानक से कोई चोट लग गई तो जिसे आप फर्स्ट एड कहते हैं, आपके स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स होगा, है ना? तो आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड देना। तो आप भी अपने आसपास बहुत सारे नर्सेज को देखते होंगे, आप भी काफी नर्सेज को जानते होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी है, किस तरह से बने हैं, किन कॉलेजेस में गए हैं, है ना? अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी बच्चों के मन में ये ख़्याल आता होगा कि नर्सेज़ तो केवल लड़कियाँ बन सकती हैं, है ना? नर्स तो केवल लड़कियाँ बनती हैं। आपने ज़्यादातर शायद लड़कियाँ ही नर्स देखी होंगी, परंतु ऐसा नहीं होता। कोई भी यहाँ पर हम जितने भी प्रोफ़ेशन की बात करेंगे, वो लड़के भी बन सकते हैं और लड़कियाँ भी बन सकती हैं और काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, लड़के भी नर्स बन सकते हैं। आपको केवल और केवल क्या करना है? 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नर्स केवल और केवल लड़कियाँ ही बन सकती हैं। चलिए, अब मेरा आपसे एक सवाल है। अमन एक बच्चा है, उसको तेज़ बुखार है, उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जाँच करने के बाद कुछ दवाइयाँ दी और उनके इस्तेमाल करने की सलाह दी। आप मुझे बताइए कि दवाई लेने के लिए अमन को किसके पास जाना चाहिए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, दवाई लेने के लिए वो फार्मासिस्ट के पास जाएगा। आप सभी ने फार्मासिस्ट अपने आस-पास देखे होंगे, कई बार आप फार्मासिस्ट के पास गए भी होंगे। तो फार्मासिस्ट क्या-क्या काम करते हैं, वो आपको जो डॉक्टर ने आपको पर्चा दिया है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उस पर लिखी हुई दवाइयों को देखते हैं और दवाइयाँ आपको देते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि दवाइयाँ कब-कब लेनी है, कितनी-कितनी मात्रा में लेनी है। अगर वो दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, तो वो चेतावनी आपको पहले से दे देते हैं। अगर जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, उसी कंपनी की दवाई मौजूद नहीं है, तो वो उसके उसके जैसी ही उसके सेम फ़ॉर्मूला वाली दवाई आपको सुझाव देते हैं या सजेस्ट करते हैं, है ना? इसके अलावा जब आप बी फार्मा करने के बाद जब आप और आगे की पढ़ाई करेंगे, तो आप इस फ़ील्ड में भी जा सकते हैं कि दवाइयाँ बनती कैसे हैं, दवाइयों को बनाने का काम। तो ये काम भी कौन करते हैं? फार्मासिस्ट करते हैं। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फार्मासिस्ट केवल और केवल लड़के बन सकते हैं क्योंकि अपने आसपास आपने ज़्यादातर देखा होगा कि फार्मासिस्ट लड़के ही होते हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको केवल फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ने की ज़रूरत है ना? और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत है, तो कोई भी फार्मासिस्ट बन सकता है, बस आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना है। चलिए, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेघा क्रिकेट खेलते हुए फिसल गई, उसके पैर में चोट लग गई और उसको इतना दर्द होने लगा कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो डॉक्टर को दिखाने जाती है, तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप पहले एक्स-रे करा लीजिए, एक्स-रे कराने की सलाह देते हैं। आप सभी ने एक्स-रे देखा होगा अपनी लाइफ में, है ना? कुछ इस तरह के जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी पहले से देखी हुई होंगी। तो अब आप मुझे बताइए कि मेघा को एक्स-रे कराने के लिए किसके पास जाना चाहिए? वो एक्स-रे कराने के लिए किसके पास जाएगी? जी हाँ, वो एक्स-रे कराने के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएगी।
तो यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये सारे काम कौन करते हैं? रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। अब वो आपका एक्सरे, एमआरआई या आईसीटी कर सीटी स्कैन करेंगे। उसके बाद जब वो पिक्चर्स निकल के आती हैं, वो उनको देखकर आपको बताएंगे, है ना? वो उनको देखकर आपको बताएंगे कि क्या परेशानी है, बीमारी या चोट का की सही तरह से बताएंगे कि कहाँ चोट लगी है, क्या प्रॉब्लम है। अपनी तरफ से वो एक रिपोर्ट बनाकर देंगे जो फिर आप जाकर अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें कौन करते हैं? रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। और ये भी कोई भी बन सकता है, लड़के भी बन सकते हैं, लड़कियां भी बन सकती हैं, है ना? आपने अपने आसपास अ, देखा होगा, रेडियोलॉजिस्ट भी देखे होंगे या आपकी जानकारी में भी रेडियोलॉजिस्ट होंगे। आप अवश्य सोचिए उनके बारे में, आप उनसे बात करिए और पता करिए कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी है, किन कॉलेजेस से पढ़ाई करी है और आप रेडियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने खेलों में देखा होगा, किसी भी प्रकार का खेल हो, आपने देखा होगा कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, तो उसे फौरन मैदान से बाहर ले जाया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि चोट लगने पर खिलाड़ियों को किसके पास ले जाया जाता है और कुछ टाइम के बाद खिलाड़ी ठीक होके कई बार वापस भी आ जाते हैं, तो उन्हें ठीक कौन करता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो उन लोगों को हम कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, है ना? तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? फिजियोथेरेपी की योजना तैयार करते हैं, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बताएंगे। कहीं पर चोट लग गई है अचानक से, तो ठीक होने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना? आपके चोट चोट के बाद रिकवरी का जो मार्गदर्शन होगा, है ना? दर्द से राहत, अगर कहीं पर स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, तो उसको ठीक करना। अगर खिलाड़ियों के बारे में भी मैंने बताया, खिलाड़ियों की प्रगति की निगरानी करना और सुरक्षित गतिविधियों की, कि आपको जिस प्रकार की चोट लगी है, आपको क्या गतिविधि करनी चाहिए, क्या गतिविधि नहीं करनी चाहिए। तो कितना इंटरेस्टिंग काम है जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, है ना? और फिजियोथेरेपिस्ट भी कोई भी बन सकता है, लड़के भी बन सकते हैं और लड़कियां भी बन सकती है। कितना इंटरेस्टिंग काम है ना बच्चों ये। या फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको खिलाड़ियों के साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है। चलिए बच्चों, अब इसके अलावा कुछ 1-2 एग्जांपल्स और देख सकते हैं। हम इंसानों के तो डॉक्टर्स होते हैं, परंतु पशु भी तो बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पशु चिकित्सक। जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, पशुओं के डॉक्टर्स होते हैं। जैसे हमें ठीक करने का काम डॉक्टर्स का होता है, वैसे ही इनके भी डॉक्टर्स होते हैं। पशुओं को ठीक करना, उनको बीमारियों से बचाना, है ना? उनको चोट लग जाए, उसे ठीक करना, पशुओं के टीकाकरण के बारे में। अब जैसे इंसानों की सर्जरी होती है, पशुओं को भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पशुओं की सर्जरी करना, तो वो कौन होते हैं? वो पशु चिकित्सक कहलाते हैं, है ना? अब इसके अलावा एक और फ़ील्ड है, वैसे ये डॉक्टर्स नहीं कहलाएँगे, परंतु जब आप 11th क्लास में बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक और द्वार खुल जाता है आपके करियर का, कृषि विज्ञानी जिसे कहते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में, तो आप इस फ़ील्ड में आपको अवश्य जाना चाहिए। फसल प्रबंधन का काम, है ना? मिट्टी की क्वालिटी और मिट्टी की जब आप मृदा परीक्षण, मृदा उपचार, उससे रिलेटेड आपको काम करना है। फसलों में कीट नियंत्रण का काम, है ना? कृषि संबंधी सलाह, इन सभी चीज़ों के लिए आप कृषि विज्ञानी बन सकते हैं। अब आपने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड करियर्स के बारे में जान लिया है कि आपको अगर डॉक्टर नहीं बनना है, तो डॉक्टर के अलावा आप और क्या-क्या बन सकते हैं। आपने अपने आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो डॉक्टर नहीं है, बट डॉक्टर से रिलेटेड फील्ड, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते भी होंगे, है ना? मैं भी आपको कुछ ऐसे लोगों से मिला देती हूँ। यहाँ पर पहला नाम है शांति टेरेसा लाकरा जी का, जो एक प्रसिद्ध भारतीय नर्स हैं, जिनको उनके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्वदेशी जनजातियों के साथ उनके बहुत ही बढ़िया काम के लिए जाना जाता है और उनके काम की वजह से उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हमारे सामने है अनुजा दालवी जी का, जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त, क्या है बच्चों, एक फिजियोथेरेपिस्ट है। मैंने भी आपको बताया था ना फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। तो फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद आप स्पोर्ट्स के साथ भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जिसको अगर स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है और उसे मेडिकल फील्ड में भी जाना है, तो वो ये वाली फील्ड चुन सकते हैं।
और उन्होंने इसके अलावा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और लड़कियों के लिए अनुजा दालवी जी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो हमें बताती हैं कि हाँ, लड़कियां भी फिजियोथेरेपिस्ट बन सकती हैं और इस फील्ड में काफी अच्छा काम कर सकती हैं। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है भाविया रेहानी जी का, जो क्या है, रेडियोलॉजिस्ट हैं, है ना, प्रमुख रेडियोलॉजिस्ट हैं। हेल्थ फॉरवर्ड की सह संस्थापक के रूप में ये जानी जाती हैं और इनका काम बहुत ही सराहनीय रहा है। किस फील्ड में? रेडियोलॉजी की फील्ड में। मैंने भी आपको बताया था ना रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो उनमें इनका नाम बहुत ही लोकप्रिय है और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दूसरा नाम हमारे पास है डॉक्टर अमृता पटेल जी का, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सेवाओं में इनका बहुत नाम है। तो ये दोनों भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि लड़कियां रेडियोलॉजिस्ट भी बन सकती हैं और लड़कियां पशु चिकित्सक भी बन सकती हैं। तो अभी जो वीडियो लड़कियां देख रही हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप इन महिलाओं से बहुत प्रेरित होंगी और आप भी आगे चल के इसी तरह से नाम कमाएंगी। चलिए बच्चों, अब मैंने ये तो बता दिया कि मेडिकल फील्ड में और क्या-क्या करियर होते हैं। अब आपको ये भी, आपको मैंने डॉक्टर बनने का तो बता दिया था पूरा सफर कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, परंतु आपने डॉक्टर से रिलेटेड फील्ड में, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स में जाना है, तो आपको क्या करना है, अब वो समझते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बच्चों पढ़नी पड़ेगी 12th क्लास में, है ना, और मार्क्स भी आपको अच्छे लाने पड़ेंगे, 50 से 60% मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके अलावा आपको प्रवेश परीक्षा, अब यहाँ पर अगर आपको, आप हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा के लिए आपको हरियाणा मेडिकल प्रवेश काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको बीवीएस, मतलब आपको अगर पशु चिकित्सा के लिए जाना है, तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं बच्चों। जो हरियाणा का सीईटी होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ पर मार्क्स का वितरण दिया गया है। टाइम और क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो अधिकांश संबंध विज्ञान महाविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा स्वयं आयोजित करते हैं, है ना। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में जाना है, जिस कॉलेज में आपको जाना है, वो कॉलेज अपना एंट्रेंस स्वयं कराएगा। तो अब आपका काम क्या है बच्चों, आपको कॉलेजेस ढूंढने हैं, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी करनी है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, क्या क्या कोर्स रहेगा, कितने साल का रहेगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, लगभग फीस कितनी होती है और सैलरी कितनी होती है, यहाँ टेबल में पूरा दिया गया है। तो अगर आपको नर्सिंग करनी है, 4 साल का कोर्स होगा, है ना। उसके बाद, और 12th में देखो सभी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़नी पड़ेगी। फार्मासिस्ट अगर आपको बनना है, बी फार्मा और डी फार्मा दो चीजें होती हैं, तो आप पीसीएम और पीसीबी रख सकते हैं। एडमिशन यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम वाली फील्ड में आप देख सकते हैं, हरियाणा का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट में अगर आपको करना है, बीपीटी अगर आपको करना है, तो फिर आपको नीट देना पड़ेगा। बीएससी एग्रीकल्चर में जाना है तो सीयूईटी होगा या फिर स्टेट का अपना एग्जाम होगा। रेडियोलॉजी या रेडियोलॉजिस्ट बनना है तो यहाँ पर भी कॉलेज का अपना ही या फिर स्टेट का अपना एग्जाम होगा। 3 से 4 साल का होगा ये। और जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, यानी जो पशु चिकित्सा वाला होगा, वो पूरा जैसे एमबीबीएस होता है, वो वैसे ही पूरा 5.5 साल का होगा, उसमें आपको नीट ही देना पड़ेगा। यहाँ पे साइड में सब जगह फीस भी दी गई है और आप वीडियो को रोककर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। चलिए बच्चों, अब इसके अलावा आप और जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, नीट की वेबसाइट आपके पास है। और हरियाणा से संबंधित अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो DMER.haryana.gov.in पे आप जा सकते हैं और शीर्ष कोर्सेज के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने सर्च करना है कि एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने। आपके पास यहाँ पर जानकारी आ जाएगी कि डॉक्टर बनने के लिए आपको 12वीं में बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, एमबीबीएस में दाखिला लेना पड़ेगा, कितनी फीस हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं सर्च करना चाहूँ यहाँ पर,
टॉप एमबीबीएस कॉलेजेस इन इंडिया अगर मैं सर्च करती हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर कॉलेजेस का नाम आ जाएगा, कुछ वेबसाइट्स भी आ जाएंगी, या फिर नेशनल लेवल की जो रैंकिंग है वो आपके पास आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, उसका रैंक 15 है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। स्कोर क्या है और कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप वो यहाँ पर सब सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने सर्च करना है मेडिकल कॉलेज इन हरियाणा, तो आपके पास कुछ इस तरह की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास वहाँ की वेबसाइट खुल जाएगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं नर्सिंग ब्रांच के बारे में, पैरामेडिकल ब्रांच के बारे में, फिजियोथेरेपी हमने अभी सीखा, इन सभी के बारे में क्लिक करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ आज की वीडियो में नया सीखा होगा। शायद कुछ कोर्सेज ऐसे थे जो आपको नहीं पता होंगे, परंतु अब आपका इंटरेस्ट उन करियर्स की तरफ बढ़ गया होगा, है ना? और इनके अलावा भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं से खोज कर सकते हैं, अपने करियर्स के बारे में अभी से सोचना शुरू कर सकते हैं। और लड़के एवं लड़कियां दोनों ही जितने भी कोर्सेज आज हमने पढ़े वो लड़के एवं लड़कियां दोनों के लिए ही बराबर यूजफुल रहे होंगे। दोनों ही किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि कोई फील्ड वो लड़कियों की ही है, कोई फील्ड है वो लड़कियों लड़कों की ही है। लड़के हो या लड़कियां हो, आपको केवल और केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है 12th क्लास में, अच्छे नंबर लाने हैं, और आपका जो मन करता है आप वो बन सकते हैं, मेडिकल और मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स में अगर आपने जाना है। तो बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए करियर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।